हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 मुख्य परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न रहे उनको कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स में 140 नंबर पूछा जाना है जीके जीएस का। मेंस में भी पेपर वैसे ही आते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 120 होती है। तो मुख्य परीक्षा का आइए हम लोग यहाँ पर कवर कर। तो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो भी है आपका दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सीरीज है। आइए कवर करते हैं मुख्य परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र को। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, दौलत खान। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब की सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया किसने? राणा सांगा, सूबेदार दौलत खान लोधी। वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। अगला प्रश्न है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक, सही जवाब बन जाएगा जोनाथन पैरी, ऑप्शन बी। डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथन पैरी हैं। इनकी अन्य पुस्तकों के नाम द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होगा वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम वो होगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट न होकर के कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट होगा, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपका सुमेलन सही करना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दे रखे हैं और उनकी राजधानी मिलान करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। पहला यहाँ पर दिया गया है न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू साउथ वेल्स का जो राजधानी होगी, कैपिटल, वह बन जाएगी सिडनी। क्वींसलैंड की क्या होगी? ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी क्या होगी? मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बन जाएगी पर्थ। इस तरह यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं और उनका इस्टेब्लिश्ड ईयर दे रखा है, मिलान करके आपको सही आंसर बताना। पहला दिया हुआ है ललित कला अकादमी, तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1952 ईस्वी 1954 ईस्वी। इसके बाद नाटक अकादमी है 1952 होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय नाट्य अकादमी है, इसका 59 है। उसके बाद 79 आपका सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र होगा। तो सब सही मिलाए हैं, तो सही कूट के इसका जो है ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। 1 2 3 4। अगला है कि निम्नलिखित बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आप जानते हो यह यूपी स्पेशल भी बन जा रहा है, क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश लोकेटेड हो जाता है, तो यह नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अमनगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे कार्बेट बाघ अभयारण्य बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं,
टोटल टाइगर रिजर्व, जैसे कि आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 2022 और आज तक जो रिकॉर्डिंग डेट वीडियो है यहाँ तक आप देखेंगे टोटल जो है 54 जो है टाइगर रिजर्व पूरे भारत में। तो 54वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वह रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होगा और बुंदेलखंड रीजन का जो है वो पहला होगा। तो एक तो अमनगढ़ का उत्तर प्रदेश का हो जाएगा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व, इसके बाद रानीपुर हो गया 2, इसके बाद जो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में एक ही है तो यह टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत दुधवा नेशनल यानी दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ हो गया और ये रानीपुर जो 54वां घोषित हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। 6 टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर, अपने यूपी में 4 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? समझ पा रहे हैं किस तरह पूछे? घटना चक्र को अच्छे से कवर कर डाली यूपी जीके के लिए। और जो 12 घंटे की जो मैराथन क्लास है यूथ वाली जो कराई गई है नोट के साथ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, उसको आप कवर कर लीजिए। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में जो स्थित है कौन कौन सा होगा इसमें से? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, एक तो हो जाएगा दादरी और दूसरा सिंगरौली। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। डार्लीपाली उड़ीसा में है, जबकि विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है, जो कि नंबर 1 सिंगरौली, दूसरा दादरी, तीसरा रिहंद, चौथा फिरोज गांधी ऊंचाहर और 5वां होगा टांडा में। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। अगला प्रश्न नस्ल से संबंधित एग्जाम पीसीएस में जरूर पूछा जा रहा है, चाहे वो पीसीएस प्रीलिम्स का हो, आरओ एआरओ का हो। नस्ल से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल रहा है, ट्रेंड चल रहा है आयोग का इस बार। चलिए दोस्तों मिलान करिए। तो गाय की जो नस्ल है वो देवनी है, बकरी की यहाँ पर बरबरी होगी, भैंस की यहाँ पर भदावरी बताई जा रही है, भी सही है। भेड़ का गिर बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में गलत होगा, तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, क्योंकि गिर जो नस्ल है यह भेड़ नहीं गाय की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 सूची 1 पुस्तक का दिया है, सूची 2 उनके लेखक। मिलान करके सही आंसर को जवाब देना। पुस्तक दिया है रासपंचाध्यायी। रासपंचाध्यायी के लेखक होंगे नंददास। चैतन्य भागवत के लेखक बन जाएंगे वृंदावन दास। चैतन्य मंगल है तो जयनंदा होंगे। भक्ति रत्नाकर पुस्तक के लेखक नरहरि चक्रवर्ती। तो डी का 4 1 में है, यही आंसर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऊर्जा पहला समूह दिया है वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। दूसरा विटामिन लवण जल। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। चौथा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो अधिकतम ऊर्जा वाला जो समूह होगा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। दिए गए आहार समूह में से अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। अगला है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन कवर करिए अच्छे से। जो 8 के 8 सीरीज है आरओ के लिए तो कतई नहीं छोड़ना है। टेक्स्ट बुक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
अच्छे से कवर कीजिए घटना चक्र पूर्वावलोकन से। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, यानी गांधी जी ने द्वितीय मेज गोल सम्मेलन में ही भाग लिया कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? सही जवाब बन जाएगा स्वीडन और नॉर्वे, ऑप्शन डी। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड तथा रूस हैं। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला कथन है कि जो त्रिशूल शिखर हिमालय में स्थित है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है, बेसिकली त्रिशूल जो है ये जो आपका पश्चिमी कुमाऊं है, तो पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। 3 पर्वत चोटियाँ, तीनों का नाम त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 करके। तो सबसे ऊंची जो चोटी है इन तीनों चोटियों में तो त्रिशूल 1, जिसकी मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो 7120 मीटर की है। तो मैक्सिमम 7120 होगा, ना कि 7500। तो यहाँ पर दूसरा हो गया गलत, पहला ही सही है। आगे देखो, तो आगे कुछ नहीं देखना, यहाँ पर 2 ही कथन रहे हैं, तो केवल और केवल एक सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए। त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है 7120 मीटर की है। तीनों चोटियों में त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिमी कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का, तो स्थल में पर्वत भी हो जाएगा, निम्न स्थल होंगे, अर्धशुष्क होंगे, लेकिन सागर नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार जो मुख्य रूप से भूमि पर पाए जाते हैं, भूमि पर स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाते हैं। यह पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 25 से 30% है। भूमि पर जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध स्थलीय पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक आर्द्रता और तापमान है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित क्षेत्र टुंड्रा, वन पारिस्थितिकीय तंत्र, घास का मैदान, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी पर्वत वाला हो जाएगा, निम्न स्थल हो जाएंगे, अर्धशुष्क हो जाएंगे, लेकिन सागर इसमें सम्मिलित नहीं होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 16। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करंट का प्रश्न रहा है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, बात बिल्कुल। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। घटना चक्र जो आपको मिलेगा एग्जाम के पहले आते हैं
और घटनासार, तो दो मैगजीन फेमस है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। तो घटनासार या घटना चक्र दोनों को अच्छे से कवर करना है। बाकी आप जो भी डेली बेसिस पे करंट कर रहे हैं उसको करते चलिए। एग्ज़ाम के पहले जो मैगजीन आती है इससे आपको 80 से 90% करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में आए हुए मिल जाएंगे। अगला है कि भारत की संविधान की भाग 9A, तो भाग 9 में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। पहला दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, भाग 9 है वो। 9 में जो है म्यूनसिपालिटी दिया हुआ है 9A में। तो शहरी क्षेत्र होगा स्थानीय शासन के संदर्भ में, शहरी जो होगा म्यूनसिपालिटी वह बात की गई है 9A में 9 में। जबकि 9 में केवल और केवल त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा ही सही है, केवल 2 सही जवाब होगा। पॉलिटी के लिए यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को अच्छे से पढ़ डालिए। चाहे वह PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, RO ARO का, सारे तथ्य आपको पूर्वावलोकन से ही कवर करने को मिल जाएंगे। यदि आप पॉलिटी का कुछ भी पोर्शन नहीं पढ़ते हैं लेकिन आप पढ़ लें टेक्स्ट बुक तो आपकी समझदारी विकसित हो जाएगी। लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, या आप परीक्षा वाणी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको भी कवर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243p से जड़ डी में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए। जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक में ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243O तक बात की गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा नहीं है, बायोडीजल प्लांट नहीं है। ठीक है, कौन सा आपको बताना है कि जैव डीजल पौधा है। ठीक है, माफ करिए। तो इसमें से आपको जैव डीजल जो बायोडीजल प्लांट है वह होगा जेट्रोफा। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बन जाएगा। जैव डीजल पौधा जेट्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रतन ज्योत, जैव डीजल, जेट्रोफा कर्कास आदि। बायोडीजल पारंपरिक या जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल व अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जा सकता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया, जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जेट्रोफा की महती भूमिका हो सकती है। अगला प्रश्न है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर प्रशस्ति सही जवाब बन जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वत्स भट्ट ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन इसमें किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था। अगला प्रश्न है पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह आपका यूपी स्पेशल हो जाता है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। और यह एक पक्षी अभयारण्य है, यह भी सही है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यह 722 हेक्टेयर में विस्तृत है।
इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट 10 हैं और देश में अगस्त 2022 तक कुल 75 आर्द्रभूमि रामसर साइट हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप जानते हो स्वतंत्रता अगस्त तक, आज़ादी तक कुल जो है 75 जो है रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। तो वर्तमान में 16 दिसंबर 2022 तक रिगार्डिंग तक 75 रामसर स्थल हैं दोस्त। सबसे अधिक जो है रामसर स्थल तमिलनाडु में है, जहां पर 14 संख्या है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर 10 रामसर स्थल हैं। इतना याद रखना है। अगला है कि 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, पांडिचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 सही जवाब बन जाएगा छठा, ऑप्शन सी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को 6 पोजीशन मिला था। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश 7वें पर था। इंदौर लगातार 5वें वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर होने के खिताब से सम्मानित किया गया। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सूरत व विजयवाड़ा को दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी यानी बेसिन सबसे अधिक है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ी जो होगी यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सही जवाब बी, महानदी। महानदी की घाटी 1,41,589 वर्ग किलोमीटर के साथ उपरोक्त नदियों में यानी महानदी, कावेरी, ताप्ती में से सबसे बड़ी है नदी घाटी बेसिन। कावेरी का देखेंगे तो 81,155 है, नर्मदा का 98,796 है और ताप्ती का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न 24 है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और सही जवाब नीचे कूट का आंसर देना है। सूची 1 वैज्ञानिक का नाम दिया है और सूची 2 में किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। जैसे क्षेत्र यहाँ पहला दे दिया हरित क्रांति, और हरित क्रांति आप जानते हो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन दिख रहे हैं जो कि भारत की माने जाते हैं, तो भारत के हो गए। सबसे आसान वाला आपने पकड़ा, इससे कोई काम बन रहा आपका? देखिए एलिमिनेट हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि बी और डी दोनों बताए जा रहे हैं। तो पहली बात तो आपका ए और सी गया, ए और सी आपका ऑप्शन में, बी और डी बच रहे हैं। अब और इससे आसान थोड़ा बीरबल साहनी को पकड़ लो। तो बीरबल साहनी आप जानते हैं पहले वो बॉटनी से संबंधित है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। तो ए का 3, जब ए का 3 और डी का आपने 1 पकड़ लिया तो बी आंसर आपका बन गया। और मिला लो किसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान। वो ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित जो की गई है, इसके बारे में आपको बता। तो यूपी डास्प परियोजना जो प्रायोजित है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो। विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से
प्रारंभ किया गया था, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। डास्प का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKVY भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया और यह चरण 31 मार्च 2013 में पूरा हुआ। तो प्रायोजित जो की गई थी 1998 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब होगा वर्ष 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करना है। अगला है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा बताया जा रहा कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। दूसरी बात हो जाती है गलत, पहला सही जवाब बन जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 2022 में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये सब अब कई बार आप कवर कर चुके होंगे करंट अफेयर्स में पेपर से पहले। हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। तो घटना चक्र, घटना सार को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगला है दोस्त कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा शेर शाह। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेर शाह के द्वारा कराया गया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। अगला प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? सही जवाब बन जाएगा 17, ऑप्शन सी। तो इंडिया ऑफ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, आप जानते हो हर दूसरे साल पर जारी की जाती है। तो 2021 के बाद 2023 आएगी। तो आप जानते हो जो अपकमिंग आपका ARO का पेपर है, उसके लिए आपको 2021 ही पढ़ना है। तो आप एक बारी पढ़ भी चुके होंगे, आप इसी को रिवाइज कीजिए। यहाँ से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देश का कुल वन और वृक्षावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कितना? 24.62। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, तो राष्ट्रीय वन नीति कब की है? 1988। इसके अनुसार देश के 33% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिमोन बाइल्स को। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है नाबार्ड,
तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज जो कार्यक्रम है यह कब का है? यह 92-93 से संबंधित होगा, 1992-93। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह कब की है? 1998। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1975 में। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 है, इसके बाद 1 है, 4 है, फिर 1 है, फिर 92-93 यानी दूसरा होगा, फिर तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है आपका, महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जनवरी 2022 में आयोजित रहे हैं भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और यहाँ पर आप जानते हो राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी राष्ट्रीय जो युवा दिवस है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद वाली यहाँ पर बात है। तो पहला जो दिया है कि यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। 20वां कौन सा? 20वां। तो पहली बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई है जानते हो 1995 में, और 95 में जब आप 20 जोड़ोगे तो 2022 तो आएगा नहीं, 25वां रहा है। कोविड के दौरान जो है थोड़ा इधर उधर डिस्प्ले तो 25वां ही बना है, तो 20वां नहीं 25वां होगा, तो पहला हो गया गलत। 25वां जो हुआ है इसका जो आयोजन है वह पुडुचेरी में किया गया है, यह बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया है? तो एक्ट का ईयर पूछ लिया, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 2001। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को वर्ष 2001 में पारित किया। इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। अगला है कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो आजकल का यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड चल रहा है, टॉप 5 पूछ ले रहे हैं, टॉप 3 पूछ ले रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किस लिए देखते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसा ट्रेंड है। चलिए बताइए, यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त इंदौर। तो आप इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका पेपर 2023 में होने वाला है आरओ का, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पिछला करंट अफेयर्स, क्योंकि पिछला इम्पॉर्टेंट आपका जो है योजनाओं से संबंधित होता है। बाकी ज़्यादातर आपसे नया ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कई बार तमाम एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जानते हो 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया था, तो 52 यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। यह एक संविधानोत्तर निकाय है, यानी एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद की सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसकी पदेन सदस्य होते हैं। तो योजना आयोग की जगह आप जानते हो क्या हो गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह भी आपका यूपी स्पेशल बन जाता है, और यह लखनऊ में लोकेटेड है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह संस्था
MSME क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो यानी एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। श्री शिव सुब्रमण्यम रमन इसकी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। तो MD वगैरह ये सब छोड़िए, चेंज होते रहते हैं, आपको याद रखना बस मुख्यालय और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2 अप्रैल 1990 मुख्यालय लखनऊ। चलिए, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में कि घनत्व मापन में होता है। क्या रिंगलमैन स्केल किसका घनत्व मापने के लिए होगा? सही जवाब बन जाएगा दोस्त धुआं, स्मोक, ऑप्शन डी। रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है या धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका जो विकास है वह पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं की अनुमानित घनत्व की 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया विद रेफरेंस टू अ बुक। अच्छा, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। अब बताओ भाई, कॉमन सेंस वाले प्रश्न हैं, किताब बहुत पढ़ते हो, आपको मालूम होना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का जो है सही तार्किक व्यवस्था का चयन करना है। यानी कोई भी बुक होता है तो बुक का सबसे पहले क्या देखते हो? टाइटल, शीर्षक होगा, 5 नंबर यहाँ पर पहले आएगा। यदि आपने इतना ही पढ़ लिया, कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है, तो आप इतना ही करके चले जाएंगे तो सब एलिमिनेट ही हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन देख सकते हो। तो शीर्षक होता है, शीर्षक फिर उसमें आप फिर पलटोगे तो उसमें देखने को मिलेगा इंडेक्स आपका जो कंटेंट दिए होंगे, कौन से चैप्टर पर क्या होगा, तो विषय सूची हो जाती। ठीक है, तो आपका चैप्टर हो गया, फिर दिया होगा विषय सूची दिया होगा, कौन से पेज पर क्या होगा आपका। फिर सब उसके बाद आप देखोगे प्रस्तावना मिल जाएगा, है ना, प्रस्तावना होगा, इंट्रोडक्शन दिया होगा, फिर आपको चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर वाइज कवर होगा, फिर लास्ट में एक समरी दी होगी अनुक्रमणिका के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ये प्रश्न आपका जो है जब मेंस आप लिख रहे हो तो हिंदी भी आप पढ़े हो और हिंदी में आप जानते हो पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव के अलावा आपका रिटर्न भी होता है पेपर, वहाँ पर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश ट्राइब जो आपका जनजाति का एक चैप्टर भी है स्पेशल यूपी जीके में, जनजाति। तो जनजातियां वाला चैप्टर अब आप अच्छे से कवर कर लीजिए। 12 घंटे की मैराथन है दोस्त, यूपी जीके बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। यूथ वाली 20 चैप्टर की बुक पड़ी हुई है, कवर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आरओ में आपसे यूपी जीके 20 से 22 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 से 22 नंबर का मतलब कट ऑफ का आपने 25% जो है पैमाना पार कर लिया। तो यहाँ पर वाराणसी ज़िले में चेरो हैं, खरवार, गोंड होंगी, लेकिन सहारिया नहीं होगी। सहारिया बेसिकली आपका ललितपुर से संबंधित होगी। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहारिया जनजात नहीं पाई जाती है। सहारिया जनजात ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो, गोंड, खरवार, धोरी, ओझा, नायक, पथरी आदि हैं। अब आप इतना रट भी नहीं रहे हैं। यदि आपको यह मालूम है कि जो ललितपुर की जनजाति है सहारिया है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो आप यूपी स्पेशल कवर करिए दोस्त। अगला प्रश्न है फिर यूपी जीके से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? सही जवाब होगा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। तो टोटल 27 ज़िले हैं 75 में से। भारत सरकार द्वारा नवंबर
2008 में, नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पॉलिटी का बच्चों वाले प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के ज्वाइंट जो सेशन है, इसकी अधिवेशन जो का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ज्वाइंट सेशन का है और सही जवाब है 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बुलाया जो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि अध्यक्षता जो होती है वह लोकसभा यानी स्पीकर जो होते हैं इनके द्वारा। और लोकसभा अध्यक्षता करते हैं, यह प्रोविजन आपको 108 आर्टिकल में ना होकर के 118(3) में मिल जाएगा। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह किस आर्टिकल में है? 108, 110, 112, 118। आप लगा के आओगे ज्वाइंट सेशन 108, गलत होगा। ध्यान दीजिएगा 118(3) में यह बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? पहला दिया है राजा मान सिंह तोमर, बिल्कुल सही। तानसेन, बिल्कुल सही। सदारंग अदारंग, ये भी सही है। माल गुर्जरी एक जो है आपका यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि माल गुर्जरी एक क्या है? गायन राग है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। 3 अनुसूचियों की जो बात की गई है, कौन सी सूची है? 3 अनुसूचियाँ कौन सी भाई? एक यूनियन और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यह बात किस अनुसूची में दी गई है? तीनों सूचियों की विधा, और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 99 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। तो पॉलिटी के लिए यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा है, यदि आप घटना चक्र पॉलिटी पूर्वावलोकन यदि आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो गारंटी के साथ है, चाहे पीसीएस प्रीलिम्स का हो चाहे आरओ का, सारे प्रश्न आप आसानी से करके आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्त कि 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, अर्थात गठन के समय नहीं, बाद में सम्मिलित हुए होंगे। नौजवान सभा सदस्य दिए हुए हैं अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह, छबील दास। तो भगत सिंह ने ही 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था, तो या तो होंगे ही होंगे कि साथ यशपाल रहे हैं, छबील दास रहे हैं, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बन जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे, जबकि अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। अगला प्रश्न है सुगमता सूचकांक की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? ईज इंडेक्स के संदर्भ में पहला है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। ईज इंडेक्स, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है जो ईज इंडेक्स है यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। तो बैंक की जब बात आ गई तो एमएसएमई आएगा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाएगी, वित्त कारपोरेट मंत्रालय होगा। दूसरा हो गया गलत, पहला ही सही जवाब बन जाएगा। सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है। यह सूचकांक
केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री द्वारा जारी किया गया। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत को 190 देशों में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सब जो है नहीं होंगे, छोड़ दो। तो विटामिन बी और सी, अच्छा चलिए थोड़ा डिस्प्यूट लग रहा। हाँ, विटामिन बी और सी दोनों मिलेगा तो ऑप्शन यहाँ पर आपका देख रहे हैं, आयोग ने यहाँ पर गलती कर दी। चलिए गलती तो करेंगे ही, इतिहास अपना कैसे रिपीट नहीं करें। जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः बी और सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर की यकृत, वसा ऊतक और मांसपेशियों में जमा होते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचय की दर को सुचारू रूप से बनाए रखना है। विटामिन शब्द सीफंक द्वारा, किसके द्वारा? सीफंक द्वारा दिया गया। यह एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इस सीफंक द्वारा इनका भी याद रखिए नाम। अगला प्रश्न है कि डाबसन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डाबसन इकाई, तो डाबसन इकाई का जो यूज है वह ओजोन की सांद्रता, तो ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है डाबसन इकाई। ऑप्शन ए। डाबसन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। डाबसन यूनिट ओजोन के अणुओं की संख्या है, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और एक वायुमंडल के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की एक परत बनाने की आवश्यकता होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थी। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्ष बने व 1929 की दिसंबर में नागपुर में इसकी नई अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। तो ऑप्शन में था नहीं सुभाष चंद्र बोस, तो जवाहरलाल नेहरू ही लगाओगे भाई। 1929 में बाद में आए हैं दिसंबर में सुभाष चंद्र बोस साहब। अगला यहाँ पर झील का लोकेशन पूछा गया। जो बालकास झील है निम्नलिखित देशों में से किस देश में स्थित है? तो बालकास झील का लोकेशन होगा कजाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है, जो एक एंडोरेक बेसिन है और यह कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थल दिए हैं, तो मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व। अब इसके लिए यदि आपको स्थल का लोकेशन याद होगा स्टेट का, तब आप लगाओगे। और यहाँ पर आपको कुछ यूपी स्पेशल भी मिक्स नज़र आ रहा होगा। जैसे यदि आप बात करेंगे महदहा, तो महदहा आपका यूपी का होगा। यूपी में कहाँ? इलाहाबाद प्रतापगढ़ के आस प्रतापगढ़ होगा। और यूपी में यहाँ पर लखैया भी तो है, नज़र आता है, तो यूपी मिर्ज़ापुर है लखैया। और पैसरा आपका पड़ता है बिहार में, बिहार है, और वीरभानपुर पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। अब इनमें से देखेंगे तो सबसे पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल नज़र जाएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, यानी लास्ट में आपका तीसरा आएगा। तो तीसरा आपको दिख रहा किसी में है लास्ट में, तो सी और डी में नज़र आ रहा है, तो इसको कैंसिल करो। उसके बाद बिहार होगा, थोड़ा भाई पश्चिम चलोगे तो बिहार नज़र आएगा, बिहार तो इसमें भी, इसमें। अब आ जाते हो आप यूपी स्पेशल में। अब यूपी में प्रतापगढ़ मिर्ज़ापुर की बात करोगे तो प्रतापगढ़ आपका पड़ेगा, प्रतापगढ़ के बाद लगा हुआ है इलाहाबाद है।
इलाहाबाद के बाद जो है वो मिर्ज़ापुर है। यूपी मैपिंग आप करोगे तो मालूम चलेगा। तो मिर्ज़ापुर पहले आएगा, फिर इसके पश्चिम में जाओगे तब प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ यानी 4 जो है पश्चिम में सबसे चला जाएगा। तो 4 हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यहाँ पर थोड़ा मैपिंग यूपी का यदि आप किए तो आपके लिए आसान हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न 52 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। बताइए विटामिन दिया, एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन। तो विटामिन क्या है? कैरोटीन होगा। एंजाइम क्या है? पेप्सिन। हार्मोन्स क्या होगा आपका? प्रोजेस्टेरॉन। तो हार्मोन्स हो गया प्रोजेस्टेरॉन। प्रोटीन हो जाएगा कैरोटीन। तो आप समझ पा रहे हैं, केराटीन और कैरोटीन। प्रोटीन केराटीन, विटामिन जो है वो कैरोटीन। तो मिलाइए भाई। ए का जो है हो गया आपका 2, ए का 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका सी है और डी भी है। बी का देख लो, बी का 1 है तो बी का 1। चलिए आगे देखो, हार्मोन्स है यानी सी का 4। तो ऑप्शन यहाँ आपका डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीर्थंकर पूछ लिए और उनका जो है प्लेस किससे संबंधित कौन सा होगा बताइएगा। तो इसमें आप जानते हो ऋषभदेव का अयोध्या हो जाएंगे, ऋषभनाथ। सी का 1 आपको नजर आ रहा है। श्रावस्ती से संबंधित शंभवनाथ होंगे। तो यदि आप 100% हैं तो इससे 100% कन्फर्म है तो आप सी लगा दोगे, क्योंकि एक ही है M4। तो इस तरह भी एलिमिनेट होता है एग्जाम में। बाकी मिला लो सारे। काकंदी की बात करोगे तो सुविधानाथ होंगे। पद्म प्रभु पभोषा। तो ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो करंट रहा है, एक अलीगढ़ होगा। ऑप्शन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलो भाई यहाँ पर बताओ, विलुप्त संख्या आ गई आपका रीजनिंग का। चलिए रीजनिंग बताइए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग का दही करना है। बताइए भाई, कुछ इधर उधर करो अपना। अब यहाँ पर -1 दिख रहा है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं माइनस, कुछ और दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा 6 5 1 हुआ, एक ऐसे ही कुछ करो इसी में। तो 6 - 1 है 5 हो जाएगा, 6 - 1 5 होगा, और 5 और 1 कम कर दो तो 5 आ जाएगा। कुछ बन रहा। यहाँ पर -7 कर दो और यहाँ पर भी -7 कर दो, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। इसके बाद इन दोनों को गुणा कर दो तो 7 × 21 आ जा रहा है। और इसी तरह आप भी यहाँ पर भी किए थे। 5 में 6 में से 1 गई 5 हो गया, 6 में से 1 जाए 5 आ जाएगा, और 5 और 1 का गुणा कर दोगे तो 5 आ जाए। बिल्कुल सही बन गया। और देख लो इसको भी, यहाँ पर माइनस कर लो क्योंकि दोनों तरफ बराबर हैं। तो 7 4 11 होता है। कर लो भाई 7 4 11 और 7 चौक 28 कर लो। यहाँ 28 आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। तो दिमाग का थोड़ा दही करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस अपना जितनी जल्दी हो सके। अच्छा इन्होंने कुछ दूसरी तरह सॉल्व किया है। 5 × 5 ठीक है, जो भी किया हो, जैसा आपको रीजनिंग है ना, जैसे आपका बैठ जाए वैसे आप कर लो। जो मैंने किया वो भी ठीक ही है। 6 में से 1 करोगे -1 कर दोगे, -1 कर दोगे तो 5 1 कर दोगे, -7 -7 7 × 21 कर दोगे, -7 -7 7 चौक 28 कर दोगे। आंसर सेम ही है। तो रीजनिंग है, अपना अपना दिमाग। आगे बढ़ते हैं। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसकी है? राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक है। 1809 में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? सही जवाब बन जाएगा फारसी। ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार में फारसी भाषा में लिखी थी। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, और यही आत्मीय सभा आप जानते हो 1828 में जाकर ब्रह्म समाज का रूप ले लेती। ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज। तो आत्मीय सभा होती है ब्रह्म सभा ही ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा हो? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अन्य पादप हार्मोन ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिकिक अम्ल, जिबरेलिन्स आदि हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन का एक मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना होता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनियम के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। सूची 1 दीवान से संबंधित एम्परर है और इधर दीवान दिए गए हैं। कौन से बादशाह का कौन दीवान रहा। पहला दिया हुआ है अकबर, तो अकबर के दीवान इसमें से कौन, मुजफ्फर खान। जहांगीर का कौन होगा, गियास बेग। शाहजहां का कौन होगा, सादुल्ला खान। औरंगजेब की बात करोगे तो अशद खान हो जाएंगे। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यह यूपी स्पेशल है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर लोकेट, तो यह गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही है। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, कानपुर में, यह भी सही है। अगला दिया हुआ है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह वाराणसी में है। और यहाँ पर जो है गोरखपुर दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है, यह भी सही है। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोटैटो, आलू। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया हुआ है कि वाणिज्य जो है व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है और साथ ही यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है, मोटे अनाज वाली फसलें। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। भूमध्य सागरीय में नहीं पाया जाता, सही जवाब होगा टीक। तो टीक जो यानी सागौन है, यह नहीं पाया जाएगा। सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय की गिरपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोरिंगा। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। तो भारत में सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव, दूसरा होगा कोरिंगा।
मैंग्रोव या अनुपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं या सामान्यतया समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 3 राज्य: नंबर 1 उड़ीसा, महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? भारत के किसी राज्य में। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य। भारत की लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक मृग के संरक्षण के लिए 1967 ईस्वी में पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। वर्ष 2002 ईस्वी में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि में ग्रेट वेदारण्यम, दलदल, यूथेपेट मैंग्रोव व पंचानिडुक्कुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल 21.47 किलोमीटर में है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत की मुख्य न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ और नियुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। अगला वर्ष आपका रीजनिंग कैलेंडर का होगा कि वर्ष 2020 का जो प्रथम दिन है वह बुधवार था, तो वर्ष 2021 का जो अंतिम दिन है वह क्या था? तो आप जानते हो कोई भी ईयर हो तो यदि वो जो ईयर है वह लीप ईयर नहीं है तो जो दिन 1 जैन को होगा वही दिन जो है अंतिम होगा। जैसे कि 2022 का जो पहली जनवरी को अगर 2022 को दिन आप जानते हो संडे रहा है, क्या संडे, तो 31 दिसंबर 2022 का दिन भी क्या होगा? संडे ही होगा। लेकिन यदि लीप वर्ष है जैसे कि 2020 है और यदि 2020 में 1 जनवरी को ईयर जो है मान लीजिए संडे है तो 31 दिसंबर को जो है वो दिन एक बढ़ जाएगा और मंडे होगा। तो लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है, वरना वही डे जो है जो फर्स्ट डे होता है ईयर का वही अंतिम डे होता है ईयर का। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि 2020 का जो प्रथम दिन है वह बुधवार था। तो आप जानते हो लीप ईयर है यानी 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, तो लीप वर्ष होगा। तो अगर पहला दिन बुधवार है तो इसका जो 31 दिसंबर 2020 होगा वह भी क्या है? बुध होता, लेकिन लीप वर्ष है तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार, जब बृहस्पतिवार होगा अंतिम दिन तो जब 1 जनवरी 2021 आएगा तो वह शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार वर्ष 2021 का अंतिम दिन पूछा है। जब 2021 का पहला दिन शुक्रवार है और 2021 लीप वर्ष है नहीं तो दिन तो सेम होगा, यानी 31 दिसंबर को 2021 का दिन जो है वो शुक्रवार ही होगा। तो आंसर यहाँ पर शुक्रवार आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी कब का है? 1992। जैव विविधता अधिनियम कब का है दोस्त? 2002। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यह 1972 का है।
प्रोजेक्ट टाइगर है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हो कब का है? 1973 का। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा? 1972, फिर 73, यानी 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 99/1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो डिस्प्यूटेड रहा है, प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व में शामिल देश जो है वो निम्नलिखित आप देखोगे सभी: जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोकेटेड होगा? ग्वादर बंदरगाह, तो ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान पाकिस्तान में होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है और इसे बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी माना जाता है। तो यह प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि ये करंट से संबंधित रहा है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में शामिल होने वाला। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? हिंदू कॉलेज, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, कलकत्ता में। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो जितने लीप ईयर होंगे उतने होंगे फरवरी वाले, बाकी हर महीने वाले जुड़ जाएंगे। तो आप देख लो, 1 जनवरी 2022 है, तो 1 जनवरी 2022 यानी 2022 पूरा आएगा। फिर 2022 के बाद 2023 होगा, 2023 के बाद 2024 होगा, और 2024 के बाद 2025 और 2026। 26 के बाद 1 जनवरी आ जा रहा, यानी 1 जनवरी की बात हो रही। यहाँ पर तो 29 कोई तारीख आएगी नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 2027 है। तो फरवरी को यदि छोड़ दो तो सब में 29 तारीख तो आएगी ही आएगी। लीप वर्ष में भी आ जाएगी 29 तारीख। तो 2022 क्या है आपका? लीप वर्ष है? नहीं। 23 है? नहीं। 24 है लीप वर्ष? 4 5 20, 4 6 24, यस है, तो यह लीप वर्ष है। यह भी नहीं है और यह भी नहीं है लीप। तो लीप वर्ष में फरवरी 28 की होगी, तो सभी महीने 29 30 31 के तो होंगे ही, 30 31 के होंगे सभी महीने। तो फरवरी के छोड़ दो तो 11 महीने बचेंगे, तो 11 बार 29 तारीख यहाँ आ जाएगी, 11 यहाँ आ जाएगी। लीप वर्ष में 1 फरवरी 29 ही आएगी, तो 12 जोड़ लो, 11 29 बार यहाँ होगा, 11 29 बार यहाँ होगा। तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 1 56, टोटल योग 56 आएगा, 56 बार होगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? सही जवाब बन जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। ऑप्शन यहाँ डी होगा, संवेग संरक्षण पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन की द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन की तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। संवेग संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में स्मारक दे रखे हैं और उनके निर्माता अटाला देवी मस्जिद है। अटाला देवी मस्जिद की निर्माता होंगे इब्राहिम शाह सरकी।
छोटा सोना मस्जिद, वली मोहम्मद। कदम रसूल, तो कदम रसूल जो स्मारक है यह नुसरत शाह, किससे संबंधित होगा? नुसरत शाह से। अदीना मस्जिद पांडुआ, सिकंदर शाह। तो ए का 2 हुआ और बी का 1 हुआ, सी का 1, बी का 4 और डी का 3। तो 2 4 1 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्त, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए 2 प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान बताइए भाई। वाच का दिया हुआ है 110, यानी जो लेटर की पोजीशन होती है उसका कुछ जोड़ ओड़ होगा तभी 110 आ रहा है। लेटर के पोजीशन को यदि देखेंगे, डब्लू का जो पोजीशन होता है वह 23 होगा, डब्लू XYZ ये 23 नंबर पर आएगा। ए का 1 होगा। इजो टी, तो टी का 20 होगा। सी का 3 होगा। EFGH यानी 8 होगा एच का। जोड़ लो, इनका जोड़ कितना होगा? 23 1 24 20 44 3 47 और 8 कितना? 55। 55 110 लाना है तो यानी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तब 110 आया होगा। इसी तरह यदि आप टाइम का देखेंगे तो टी का पोजीशन कितना होगा दोस्त? 20। आई का कितना होगा? 9। एम का कितना होगा? 13 और ई का कितना होगा? 5। ऐड कर लो, कितना आएगा? 20 + 9 29 और +13 29 + 13 42 और 5 कितना होगा? 47। और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 47 दूना 7 दूना 14 यानी 94। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको जो है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ है, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? 1562। बैटल ऑफ तुकरोई का युद्ध कब हुआ है? 1575। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ दोस्त? 1561। उड़ीसा पर कररानी की विजय कब हुई है? 1567-68 में। अब कालानुक्रम आप देख लो। 1562 61 पहले आएगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, 75 और 67-68 फिर 75 होगा, यानी 4 और 2। 3 1 4 2 यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ADP नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाएगी तो इसकी शुरुआत कब हुई है? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा जनवरी 2018, ऑप्शन सी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम आकांक्षित जिला प्रोग्राम नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया था। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। इस कार्य हेतु देश के 28 राज्यों से 115 जिलों की पहचान की गई थी। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम मुख्यतया 5 विषयों, नंबर 1 स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथी बात है वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और 5वीं बात बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है एवं उन्हें रैंकिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है कि भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो सम्मानित किया? भारत। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का जो कानूनी नाम है वह क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार
भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ विस्थापित किया गया समझा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित होगा? आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारों की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 ईस्वी में गठित किया गया था। अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन श्री एन.के. सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए किया गया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? श्री एन.के. सिंह। ठीक है, चलिए अब एन.के. सिंह के कहीं जगह मान लो मिल जाए नंद किशोर तो याद रखिएगा नंद किशोर सिंह। ठीक है, चलो भाई अगला 83 नंबर। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो भारत की संसद को जो कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है वह किसके लिए? पहला यहाँ पर दिया हुआ है भारत का संघ, दूसरा दिया हुआ है भारत का प्रदेश या उप प्रदेश डोमिनियन में बनाना है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरी बात बताई जा रही है कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए कोई भी कानून बनाना है। बिल्कुल सभी बातें बिल्कुल सही हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है तो यहाँ पर सभी बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऑप्शन डी। भारत की संसद भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेश उप प्रदेश के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश की संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। अर्थात इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून का निर्माण कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा बट नॉट तिरुपति। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विक्टोरिया झील के संबंध में बताना। तो विक्टोरिया झील आप जानते हो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यह 3 देशों से जो है वो घिरी हुई है। 3 देश यानी केन्या, तंजानिया और युगांडा से। तो 4 नहीं है, पहला हो गया गलत। यह अफ्रीकी भंस घाटी में स्थित है तो दूसरी बात तो सही है, केवल 2 सही जवाब बन जाएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। इसे डार्विन के ड्रीम पोंड के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और पहली कौन सी है? सुपीरियर। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है। लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है
रमेश आगे से 8वें स्थान पर है, रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम। चलिए एक बनाते हैं पंक्ति, और यह पंक्ति है आगे की ओर और यह पीछे की ओर। तो पहला क्या है कि सोहन पीछे से स्टार्ट करते हैं, 9वें स्थान पर लेकर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर है कौन? सोहन। रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। अब आगे से 8वें स्थान पर हैं, आगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और थोड़ा आप आगे पढ़ो कि रोहित उन दोनों के बीच में। तो रोहित उन दोनों के बीच में, अगर हम यहाँ बीच में कर दें, मान लीजिए यहाँ पर हैं, रोहित को यहाँ बैठा दें, रोहित को यहाँ पर ले आते हैं इस नंबर पर, तो रमेश जो है यहाँ पर बैठ जाएगा इस नंबर पर। रमेश की पोजीशन जो है वह आगे से 8वें नंबर पर है, यानी यहाँ पर जो है 8 आना चाहिए। अगर हम इधर से लेकर के आएँ तो ये 7 होगा, फिर ये 6, इस तरह यहाँ तक आएगा, इस तरह पोजीशनिंग होगी। और लड़कों की संख्या क्या है? अधिकतम हो जाएगी। आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे इधर से, और यहाँ तक पूरा काउंट करोगे। लेकिन हमको न्यूनतम देखना है कि लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो मिनिमम बच्चों में ही हमको ये जो कहावत बोली जा रही है इसको सेटल करना है। जो सवाल बना है कि रमेश की 8वीं पोजीशन भी आ जाए और रोहित इनके बीचों बीच में बैठ भी जाए, तो हम क्या करेंगे? रोहित को इनके बीचों बीच में बैठाने की कोशिश करते हैं। बीच में होगा, यानी कि पोजीशन जो बनेगी इसकी, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 2 होगा, फिर 3 पर, फिर 4 पर, 5 6 7 8 9। अब रोहित को बीच में भी बैठाना है और रमेश को आप इधर से काउंट करेंगे तो 8वीं पोजीशन पर भी लाना है। यानी हम अगर रोहित को यहाँ पर बैठा दें, यानी रमेश को आगे से 8वें स्थान पर, रमेश को यदि आप यहाँ पर बैठाओगे तो इधर से 8 तो हो गया, काउंट बन गया इनका रमेश की पोजीशन आगे से। लेकिन बीच में आप बैठा नहीं पा रहे हो। बीच में कहाँ बैठाओगे? तो बीच में बैठा नहीं पाओगे, एक और बढ़ा दो, इधर किसी और को बैठा दो एक। जब किसी और एक बैठा दोगे इधर तो एक पोजीशन रमेश की इधर आ जाएगी, तो रमेश आ जाएगा यहाँ पर। जो रमेश इधर आ गया तो इधर से काउंट करो, बीच पोजीशन बनेगी ये वाली, तो ये वाली बनेगी बीच, और यहाँ पर बैठा दो रोहित को। और 1 2 3 इधर भी हो गया, 1 2 3 इधर भी हो गया। अब बीचों बीच भी होगी, पोजीशन भी बन गई। तो 9 ऑलरेडी थे ही, एक और आगे बीच में इधर बैठा दिए, 10 हो गया। 10 ऑप्शन सी, तो ऑप्शन ही सही जवाब। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, आगे बढ़ते हैं। बाकी फार्मूले वगैरह जो भी हों, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला है कि व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो कॉमर्स की यहाँ पर बात की गई, बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न बनेगा। डिपेंडेंट डिपेंडेंट सप्लाई बोथ होगा। पहला यहाँ पर कथन सही है। दूसरा है कि डील्स विद ओनली डिमांड, केवल मांग पक्ष से ही संबंधित होता है, नो। तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल एक सही जवाब बन जाएगा, ओनली 1। सामान्यतया व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष से संबंधित है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जो प्राप्त होती हैं किससे? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जो प्राप्त होते हैं वह जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से। ऑप्शन सी। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज किया था, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात गलत है। मक्का का बताया जा रहा है, नरमंजरी निकालना मक्का होता है, तो नरमंजरी निकाल कर बनता है। इसके बाद देखोगे मूंगफली क्या है, खूंटी बनना, नाम में लिखा है ग्राउंड नट। इसके बाद है काबुल चना। काबुल चना का किल्ले निकालना, तो किल्ले पखली के अंदर थोड़ी न होगा, काबुल चना अपने आप में पूरा होता है। तंबाकू देखोगे तो शीर्ष कर्तन होता है, टॉपिंग जो होती है। तो सब सही है, सी गलत है, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बन जाएगा।
क्योंकि काबुल चना किले नहीं निकलते हैं, किले निकलने वाले फसल गेहूं, धान, जौ, मक्का आदि होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था। तो करंट से संबंधित प्रश्न, और इसका सही जवाब बनेगा फिलीपींस। तो फिलीपींस सम्मिलित नहीं रहा है। सी ड्रैगन अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा तैनातियों के समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी विरोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है, और यह वार्षिक अभ्यास है। तब आपका जो पूछा जाना है वो अगले साल वाला पूछा करंट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? सही जवाब यहां पर बन जाएगा ऑप्शन डी, शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वो रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा आदि। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलास्का, पहला है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दर्ज इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आप जानते हो वर्तमान में भी यही है, यह सोमनाथ। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओमेन SC and ST। स्टैंड अप योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए? सही जवाब होगा इंडिया, नेपाल एंड मालदीव, ऑप्शन ए। 96 नंबर है, यदि मेट, सेट और टेट को क्रमशः 52, 76 और 80 कूट से कूट किया जाता है तो पेट का कूट क्या हो? अब यहाँ पर देखिए भाई, ईटी सब में दिया है, ठीक है। ईटी यहाँ पर दिया, ईटी यहाँ पर, ईटी यहाँ पर भी, ईटी यहाँ पर भी। यानी यम की वैल्यू 52 बताई जा रही है और यस की वैल्यू 76 है और टी की वैल्यू जो है वह 80 बताई जा रही है। तो कि पी की वैल्यू आपको निकाल, जरा देखो यहाँ पर यम बराबर कितना बताया जा रहा है? 52। यश बराबर कितना बताया जा रहा है? 76। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। आप देखो यहाँ पर टी कर लेते हैं। टी बराबर कितना है दोस्त? टी बराबर ये 80 बता रहे हैं और पी बराबर हमको निकाल, वैल्यू क्या होगी? यम की पोजीशन कितनी आती है? यम एन ओ 13 होगी, तो 13 गुणे 4 52 आ रहा है। पी क्यू आर एस टी, टी की वैल्यू 20 होती, एस की वैल्यू 19 हो जाएगी। 19 गुणे 4 चौक 76, 19 चौक 76। इस तरह यहाँ देख लो, यहाँ पर भी 20 चौक 80 हो गए, यानी टी की वैल्यू 20 होगी, गुणे 4 कर लो 80 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी? ओ की 15 है तो पी की हो जाएगी 16, तो 16 गुणे यहाँ पर 4 कर लो, 16 चौको 64। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। तो इस तरह निकालते हैं। अब इन्होंने देखो भाई किस तरह निकाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जो किए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका सलूशन। जितनी जल्दी आपका कॉमन सेंस काम करे, रीजनिंग का ही प्रश्न होता है, तो जैसे जैसे वो आपका सेट हो जाना चाहिए बस, क्योंकि तर्क सब में सम्मति रहा है। अब इन्होंने फिर 13 5 18 चौक 72 फिर -20 किया इस वाले पोजीशन को,
चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर? यहां पर सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन डी, सीप, भेड़ है। क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ है। भेड़ का जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयान बिलमट और कीथ कैम्पबेल द्वारा विकसित की गई थी। डॉली द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया था तथा 7वें वर्ष पूरे होने से पहले ही फेफड़े की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भेड़ डॉली रहा, इसका जन्म बताया गया। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, तो दैट टाइम जो भी रहा हो आप जान लो 2020-21 में तो काफ़ी लंबा रहा है। अब जो टारगेट रखा गया है डिसइन्वेस्टमेंट से वो 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट है सरकार का। सरकारी संपत्ति को क्या है, प्राइवेट करेंगे। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान? ठीक है, तो बताइए भाई, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान। सही जवाब बन जाएगा दोस्त यूपी स्पेशल और या लखनऊ होगा। आगे पढ़ते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडोनेशिया, पहला कथन है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही बताया। दूसरा है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो 150 से अधिक नहीं, लगभग 100 है, इसलिए केवल और केवल एक सही जवाब बनेगा। तो आप समझ पा रहे हैं इंडोनेशिया के बारे में पूछा क्यों जा रहा है, क्योंकि इसने कैपिटल अपना चेंज किया, डूब रही कैपिटल, और उसी से रिलेटेड पूछ लिया गया प्रश्न। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप हैं तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 100 हैं। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलुड और माउंट मेरोपी हैं, अतः दोनों कथन सत्य। तो यहाँ थोड़ा इनका मिस्टेक है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगला है, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित में से राज्यों में से कितने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम ने दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल व तमिलनाडु सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे चरण का शीर्षक स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत था। इस सूचकांक के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य प्रणाली में साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। अगला है हल्दी भूमिगत तने का जो उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? हल्दी भूमिगत तने। तो हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है और इसको राइजोम कहते हैं, ऑप्शन डी। हल्दी के राइजोम प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना होता है। राइजोम इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स व एंटीसेप्टिक के रूप में जैसे कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक आदि में प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि हल्दी जिंजिबेरेसी कुल का पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम करकुमा लौंगा है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति ऊतक, हार्मोन्स, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं तथा हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नेशनल पार्क की संख्या सबसे अधिक एमपी में है, बात सही है। वन्यजीव अभयारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप में है, दोनों बातें बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही जवाब। तो एमपी में 12 नेशनल पार्क हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य।
जो कि हाईएस्ट है। अगला है आपका खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं भारत में बॉक्साइट की प्रमुख उत्पादक? सही जवाब होगा 1 और 4, ऑप्शन सी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको लास्ट टाइम में जो एग्जाम से 10-15-20 दिन पहले जो दी जाएगी उसी को आप डाटा पढ़ना है। अगला आप देखो यहाँ पर दोस्तों, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? सही जवाब होगा यहाँ पर उदय स्कीम है, ऑप्शन सी। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु उदय योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। अगला है निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए 3 1 4 2 6 हो रहा है, 8 1 9 2 11 18 2 20 4 4 ऐसे बना लो। तो यहाँ पर दोनों में अंतर 10 का दिख रहा है, यहाँ पर भी 10 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अंतर अगर 10 का दिखे, अगर मान लो यहाँ पर 10 आए तो बात बन जाएगी। ऑप्शन में भी मिल रहा 10 आपका। तो 3 दूनी 6 2 8 है, 4 दूना 8 2 10 होगा, 6 दूना 12 2 14, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। गुणे यहाँ पर 2 कर लो और +2 कर लो, +2 कर लो। 3 दूना 6 + 2 8, 6 दूनी 12 + 2, 4 दूना 8 10, इस तरह यहाँ भी किया गया है। आगे देखते हैं। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? पॉलीथीन। सही जवाब बनेगा दोस्त एथिलीन, ऑप्शन ए। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग होता है। एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियां तार के ऊपर आवरण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार आपको बताना है कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है, वो निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो आप जानते हो राष्ट्रपति में इन्वेस्ट होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। अच्छा 2 पॉइंट दिए, प्रधानमंत्री होगा नहीं तो आगे देख लो। चलिए केवल और केवल एक सही जवाब बन जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, मतलब की जो प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो अकॉर्डिंग टू संविधान कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, बाकी वास्तविक आप प्रधानमंत्री ही मेन होते हैं, देश के राजा। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बन रहा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में न्यूनतम आहारता दिया हाफिज पद। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, तो राष्ट्रपति बनना थोड़ा बुजुर्ग तो रहना ही है, सबसे बड़े पद पर पहुंचना है, देश का प्रथम नागरिक हो। चलो भाई राष्ट्रपति की बात करोगे तो 35 वर्ष ले लो। पंचायत का सदस्य बनना या प्रधानी की इलेक्शन लड़ना है तो 21 वर्ष उम्र कंप्लीट कर लो। राज्य विधानसभा का सदस्य बनना है, विधानसभा यानी MLA का चुनाव लड़ना है 25 वर्ष, या लोकसभा का सदस्य बनना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 30। जबकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, राज्य का विधान परिषद, वहाँ पर 30 है और राज्यसभा की भी 30 है। और क्या है यहाँ पर, हाँ राज्य विधान परिषद 30 वर्ष, बस मिलान कर लो भाई। तो यहाँ पर 2 होगा, A का 2 है, B का 3 है, C का 4 है, D का 1 है, और 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रशांत महासागर में स्थित क्या गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा बताना है। गैलापागोस समूह के बारे में 2 कथन दिए हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, गैलापागोस द्वीप समूह की। तो ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है द्वीप समूह का निर्माण, बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया गया है दूसरा कथन कि दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो राष्ट्र पेरू का हिस्सा ना होकर ये इसका हिस्सा बनता है इक्वाडोर का। तो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ई सही जवाब बन जाए।
गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वर्ष 1978 ईस्वी में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। इस द्वीप समूह पर मांटारे और शार्क जैसी जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया था। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1959 ईस्वी में गैलापागोस नेशनल पार्क बदल दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर सही होगा क्योंकि इक्वाडोर का हिस्सा है ना कि पेरू का। 112 वाला देखो कि भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार तो यहाँ पर आम पपीते की बात की गई है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा और ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको अपडेट होकर नया डाटा पढ़ना होगा। आगे देखते हैं। 10 प्रश्न का आप श्रृंखला देखिए किस तरह पूछे जाते हैं। अगला है नटराज नृत्य की भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि नटराज नृत्य के भगवान यह जो है मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। बात बिल्कुल सही है। एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का, तो वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला, तो दाएं कान में पुरुष का, बाएं कान महिला का, तो दोनों की दोनों जो बातें हैं ना बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं तथा बाएं कान में एक महिला का। यह नर और मादा की संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। अगला दिया हुआ है कि यदि 44 × 75 को आप 74 यानी 74-54 लिख रहे हो और 83 × 74 को आप 73-48 लिख रहे हो तो 55 × 48 बराबर 45-85 लिखा हुआ है। 14 × 45 को आप क्या लिखोगे। अब यहाँ ध्यान से देखो दोस्त कि ये कर क्या रहे हैं। देखो डिजिट तो सेम है, 7 4 5 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर डिजिट सेम है, कहीं कुछ नहीं है डिजिट चेंज, बस इधर का उधर कुछ कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए। अब ये 4 ना यहाँ बीच में ला रहे हैं, अब इस 4 को ला रहे हैं कि इस 4 को, ये कन्फर्म कैसे। आगे वाला देख लो जरा, ये 7 के बीच में 3 आ रहा है, यानी पहले इसको ला रहे हैं फिर उसके बाद इसको ला रहे हैं 8 को। इसी तरह यहाँ पर भी देखोगे आप, पहले लाएंगे यहाँ पर 5 को, फिर इस वाले 5 को यहाँ पीछे ले आएंगे, तो 4 5 8 5 यहाँ आ गया। इसी तरह इसको भी आप देखिए, सबसे पहले इस वाले डिजिट को लाया जा रहा है 4 को, तो 4 इधर लिखा है 44, तो 4 को और यहाँ ले आओ आप, 4 ले आए, फिर यहाँ 5 लिखा तो 5 लिख लो, फिर 1 को और ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब बन जा रहा है, 44 51। अब यहाँ पर देखो वही किया गया, थोड़ा ABCD लिख दिए लोग, आगे देखो है ना, AB लिख दिया, AB किया, CD किया, इसके बाद इसी क्रम को बैठा दिया तो ताकि भूलो ना, बाकी वही किया गया। आगे देख। अगला है, जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो संपूर्ण पूरा है, उसका छोटा हिस्सा जो है भाग हो जाता है, पार्ट। इसी तरह अगर चाप है तो उसका जो है थोड़ा हिस्सा परिधि के रूप में कर लोगे। ऑप्शन है सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। UPG के सही जवाब बन जाएगा लखनऊ, ऑप्शन है। तो आप जानते हो RO में 20 से 22 प्रश्न आपको UPG की से पूछा जाता है। UPG के अच्छे से कवर कीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 ईस्वी में की गई थी। प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई। गन्ना अनुसंधान अगर परिषद पूछ लिया है काउंसिल तो आप शाहजहांपुर चले जाना, यहाँ पर संस्थान पूछा है तो लखनऊ।
117 नंबर प्रश्न है दोस्त, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइन नदी, पहला है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी की मुहाने पर लोकेटेड है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी। 118 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया हुआ है कि इसका जो आयोजन है वह नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया। तो प्लेस के बारे में यह गलत दिया है क्योंकि यह दिल्ली में आयोजित रहा है, प्रगति मैदान में। पहला गलत है। आयोजन का मुख्य विषय थीम जो रहा वो आत्मनिर्भर भारत रहा, तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो बी ही सही जवाब यहाँ होगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? वर्ष 2008 इज बी ऑप्शन सी। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लागू किया गया। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन, अनुकूल तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन रक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 8 राष्ट्रीय मिशन है: राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय ज्ञान पर मिशन है, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न अंतिम है क्योंकि मेंस में 120 प्रश्न आते हैं और अंतिम प्रश्न होगा यूपीजीके से संबंधित। प्लेसेस दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के जिले। तो बटेश्वर आप जानते हो मेला है, पशु मेला, और ये आगरा में होगा। अच्छा, कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा है। देवा शरीफ बाराबंकी में होता है, ना कि जौनपुर। तो दूसरा ही गलत होगा। संकिसा फर्रुखाबाद में लगता है, बिठूर आपका कानपुर में पड़ता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि देवा शरीफ बाराबंकी होगा दोस्त। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा 120 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।